आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कूलाम। COULOMB यहाँ पे, ठीक है, कूलाम। अब देखेंगे कि कूलाम लॉ क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल का परिमाण का इन दो आवेशों का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल के समानुपाती, ठीक है, तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग का पाती होता है। ये क्या हुआ? कूलाम का नियम का परिभाषा हुआ। बात समझ में आ रही है? और ये आपको याद रखना पड़ेगा, दो स्थिर बिंदु आवेश, मतलब कूलाम का नियम सिर्फ बिंदु आवेश के लिए ही उपयोग होता है। बिंदु आवेश, मेन पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। बिंदु आवेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। बात को समझो, क्लियर समझ में आया? तो दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल का परिमाण इन दो आवेशों का गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका शुद्ध परिभाषा हो गया किसका? कूलाम का। और कूलाम का पूरा कंप्लीट नाम इनका क्या है, जो अभी मैंने बताया? चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। क्या बोलते हैं इसको? चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। सिर्फ इसका जो लास्ट वाला साइंटिस्ट का नाम है, वही चीज यहाँ पे ज्यादा फेमस किया गया। इसका पूरा कंप्लीट नाम क्या बताएं? चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम नाम, ये साइंटिस्ट का। क्लियर समझ में आ रही बात को? फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक है, जो मैं आपको पहले बताया था कि वेस्ट इंडीज में वो इंजीनियर के रूप में वो कार्य कर रहे थे। तभी ये आवेशों के बीच लगने वाला बल का उसने क्या किया, वो खोज किए थे। तो ये चीज मैं आपको बताया। ये तो परिभाषा हो गया। अब इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे समझेंगे, गणितीय भाषा में इसको कैसे हम लोग लिख सकते? तो देखो, इसमें कुछ करना नहीं है, समझना है। यहाँ पे दो बिंदु आवेश, मैंने आपको पहले बताया कि हर एक वस्तु में आवेश पाया जाता है, और आवेश प्राप्त करने के लिए
हम लोग आवेश को उत्पन्न करने के लिए या उसको मतलब क्या कहते हैं, अनुमान लगाने के लिए या महसूस करने के लिए 3 विधि मैंने आपको बताया। तो 3 विधि में आपको पहले क्या बताया कि घर्षण करने से, 2 विद्युत रोधी को आपस में घर्षण करने से आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, पहला। दूसरा मैंने आपको क्या किया कि एक आवेश वस्तु को दूसरे आवेश वस्तु के संपर्क में लाने से जो बिना आवेश वाला वस्तु है वो भी आवेशित हो जाता है। तीसरा मैंने बताया कि प्रेरण द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। अब ये आवेश को तो हम लोग अनुभव कर लिए, आवेश को तो हम लोग अनुभव करके देख लिए कि आवेश इस तरह से उत्पन्न होता है। रगड़ने से, कंघी को बाल में रगड़ने से, जब कंघी को छोटे छोटे टुकड़े के सामने रखते हैं तो अट्रैक्ट होने लगता है, खिंचाने लगता है। तो हम लोग तुरंत अनुभव कर लिए, अनुमान लगा लिए कि इसमें कुछ ना कुछ बल लग रहा है, और जो बल लग रहा है वही बल को यहाँ पे हम लोग उसको आवेशित बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश बल बोलते हैं। और आवेश बल जब कितना मात्रा से वो खींच रहा है, खींचने की शक्ति कितनी है, उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा? कूलॉम के नियम को जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ लो कि किस तरह से मान ले कि ये बिंदु आवेश माना जाएगा। बिंदु आवेश क्या है? Q। यहाँ पे मान लो Q1 है और एक बिंदु आवेश क्या है? Q2। ध्यान दो, बिंदु आवेश का क्या मतलब होता है मैं अभी बताऊंगा इसके बाद। अब देखो Q1 और Q2, अब इसके बीच का कुछ ना कुछ दूरी है। अभी आपने देखा कि कंघी को दूर में रखेंगे तभी तो अट्रैक्ट करता हुआ दिखेगा। आप कंघी को डायरेक्ट सटा देंगे तो पता नहीं चलेगा अट्रैक्ट कर रहा है क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए बिंदु आवेश Q1 और बिंदु आवेश क्या है? Q2। जो आवेश वस्तु में पाया जाता है वो बहुत कंप्लीटली छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बात समझ में आ रहा है? नगण्य होता है। तो उस छोटे को हम दिखाने के लिए ये दिखा रहे हैं कि ये है ऐसा। जस्ट इसको फील करिए, महसूस करिए कि ऐसा होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब देखिए 2 आवेश Q1 और Q2 और इसके बीच की दूरी हम लोग यहाँ पे मान ले कितनी है? R। बीच की दूरी कितना है? R। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब देखिए Q1 और Q2, ध्यान देना, अभी जिसके परिभाषा के अनुसार मैंने क्या बोला है, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल या तो आकर्षण होगा या तो विकर्षण होगा। अब उसका परिमाण कितना होता है, उसका मान कितना होता है, तो ध्यान देना यहाँ पे लिखेंगे बल का हम लोग जो लिखते हैं वो F लिखते हैं। और ये कौन बल की बात कर रहे हैं? आवेश बल की बात कर रहे हैं। 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम किसी को धक्का दिए वो बल की बात कर रहे हैं, वो बल की बात हम नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आया? आवेश के बीच में लगने वाली बल की बात कर रहे हैं। अब ये बल कितना होगा तो आपको पता होना चाहिए, समानुपाती। ध्यान देना, समानुपाती किसका होगा? Q1 और Q2 के गुणनफल। तो Q1 और Q2 के गुणनफल होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? R। कूलॉम के नियम के अनुसार क्या बताया? दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। तो दूरी कितनी है R? तो R का हम लोग स्क्वायर करते हैं और नीचे लिखते हैं तो व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती जब होगा तो हम लोग एक प्रकार का अंश में लिखेंगे, और व्युत्क्रमानुपाती की बात करेंगे तो उसको एक प्रकार का हर 1/। बात समझ में आ रही है? अब देखिए समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती पहले आपको बता चुका है। तो ये आपका कौन सा नियम बताता है? कूलॉम का नियम बताता है। मेरा बात समझ में आया? अब ये कूलॉम का नियम, ये तो डायरेक्टली हम एक प्रकार का Q1 R और Q2 जो मैंने लिखा है डायरेक्टली मैं एक प्रकार का फिगर द्वारा दिखाया। बात समझ में आया? अब ये देखिए बल एक सदिश राशि है। अब इसको सदिश राशि के रूप में भी कूलॉम का नियम को परिभाषित कर सकते हैं। किसके रूप में? कूलॉम का नियम को हम लोग सदिश के रूप में दिखा सकते हैं। क्यों दिखा सकते हैं? क्योंकि बल जो है
एक सदिश राशि है, तो इसलिए सदिश के रूप में इसको हम दिखाएंगे, लेकिन बाद में पहले आप इसको परिभाषा को सही तरीके से क्या करेंगे, नोट करेंगे। बात समझ में आया? तो ये वाला लिखेंगे, फिर ये वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको। क्लियर? ऐड कर सकते हैं, ध्यान देना। तो ये तो परिभाषा हो गया। अब बल जो काम कर रहा है, जैसे Q1 और Q2 जो बल है, इसके बीच जो बल कार्य करता है, तो ये पूरा कंप्लीट स्ट्रेट काम करेगा। मतलब कि Q1 और Q2 के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप इसको लिख सकते हैं, तथा क्या लिख सकते हो, बोलो, तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाले आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये चीज ध्यान देना। बल जो कार्य करेगा इन दो आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करेगा। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? नहीं। उसको आप क्या करेंगे, हटाएंगे। समानुपाती वाला चिन्ह जो इस तरह से दिए थे अल्फा वाला, जब उसको हटाते हैं तो हम लोग क्या से मल्टीप्लाई करना होता है, के से। अब जब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब मेरा रिजल्ट क्या होगा, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ध्यान दो, क्लियर हो गया? और मैंने आपको पहले बताया था कि ये डायरेक्टली मैं फिगर में आपको इस तरह से बताया था कि दो आवेश Q1 और Q2 है, और दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा ये वाला है, और इसके बीच की दूरी कितनी है, R है, और ये स्थिर बिंदु आवेश। अब देखो, इसको जब हम लोग ये वाला चिन्ह को हटाते हैं, समानुपाती वाला चिन्ह को हटाते हैं, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह यही होता है। व्युत्क्रमानुपाती में हर के रूप में और समानुपाती अंश के रूप में लिखते हैं, बस यही थोड़ा ध्यान दें। अब ये देखिए, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती आपने पहले भी पढ़ा है। अब k को और लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, है ना, और Q1 Q2 बाई क्या लिख सकते हो, R स्क्वायर। ये कितना होगा, F। मतलब पूरा कंप्लीट बल की परिभाषा आपको इतना तक लिखना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दो कि K क्या है, तो K समानुपाती नियतांक। क्या है, समानुपाती नियतांक। कोई दिक्कत यहाँ पे? यस, राइट आउट। अब K का मान मैंने ये लिखा, तो K का जो मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखा है, तो इसको हम लोग जो ये वाला वर्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना। ये वाला जो वर्ड है एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, एप्सिलॉन नॉट। और जब इसको हम हिंदी में बोलेंगे तो निर्वात में इसको क्या बोला जाता है, विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता या निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता, या दूसरा में क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में अगर इसको बात करें तो पैरा विद्युतांक। क्या लिखोगे, पैरा वैद्युतांक। याद रखना, वैद्युतांक। बात समझ में आया? निर्वात में विद्युतशीलता, इसकी मात्रा, इसका मतलब। अब देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपको पता है, अभी मैंने बताया कि K का मान रखा है। जब SI यूनिट में इसकी हम लोग बात करते हैं तो 9 × 10⁹ होता है इसका मान। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो K का 1/4 एप्सिलॉन नॉट का
डायरेक्ट वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर एन 9 होता है। एक इसमें एसआई मान इसको बोल सकते हैं, मान बोल सकते हैं एसआई सिस्टम। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, इसका भी वैल्यू होता है। इसका वैल्यू अगर हम लोग बात करें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, इसको याद रखोगे नोट में आपको याद करना है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, याद करो 8 बोलते जाओ 8.855 इंटू 10 टू द पावर 12 -12। यहाँ पे देखिए, देख रहे हो -12, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, इसको निकालने का तरीका देखो। अगर एप्सिलॉन नॉट का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, कूलम का स्क्वायर, ध्यान देना, इसी से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे कूलम का और यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो अगर एप्सिलॉन नॉट निकालेगा तो ये बाहर आएगा इधर, और एक इधर आएगा, तो एक नीचे आएगा, तो एक का न्यूटन, तो न्यूटन से ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये माइनस एम है ना, मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर होगा तो यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, m टू द पावर -2 में लिखेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत ये कहाँ से आया, किसका वैल्यू मैंने लिखा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। दिक्कत है क्या इसमें? हम लोग क्या पढ़ेंगे शुरू से, कूलम का नियम सदिश के रूप में, सदिश के रूप में क्योंकि बल एक सदिश राशि, रिमेंबर बल एक, देना। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दो, अब इधर सदिश के रूप में हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, x और y एक्सिस लेंगे, क्या लेंगे, x और y एक्सिस। तो यहाँ पे y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस, ध्यान देना। तो कूलम का नियम जब सदिश के रूप में पढ़ रहे हैं, तो सदिश के रूप में आपको पढ़ने का क्या मतलब बनता है, क्योंकि कूलम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल की बात करता है, और बल एक सदिश राशि है। जब एक बल एक सदिश राशि है तो हम लोग को कूलम का नियम सदिश के रूप में पढ़ना चाहिए। अब सदिश के रूप में कैसे पढ़ना चाहिए, कि बल लेफ्ट साइड भागेगा, राइट साइड भागेगा, कि अप भागेगा, डाउन भागेगा, कैसे पता चलेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, बल की दिशा क्या होगी जब सदिश होगा तो, क्योंकि सदिश का परिभाषा तो आपको पता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब ये कि उसकी मात्रा हो, भौतिक राशि की कुछ मात्रा हो, और भौतिक राशि की कोई दिशा हो, तो उस कंडीशंस में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक आवेश लेंगे और यहाँ पे एक दूसरा आवेश लेंगे, ध्यान देना। और ये आवेश मान लो कि ये आवेश मेरा Q1 है और ये आवेश मेरा क्या है, Q2। अब Q1 आवेश की स्थिति इस मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है, R1, क्योंकि Q1 आवेश लिए है, इसलिए Q1 आवेश मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है, R1 दूरी पे। दूसरा हम लोग आवेश लिए यहाँ पे क्या, Q2 आवेश की मूल बिंदु से कितनी दूरी है, R2। मेरा बात समझ में आ गया हो, दिक्कत है क्या इसमें? तो अब देखिए कि इसमें प्रतिकर्षण होगा कि आकर्षण होगा, ध्यान से देखोगे कि किस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान देना, मान लिया कि अभी मैं प्लस प्लस मान रहा हूं, दोनों क्या मान रहा हूं, प्लस प्लस। जब प्लस प्लस बात कर रहा हूं तो दो आवेश जब प्लस प्लस होगा तो एक दूसरे से रिपेल करेगा, मतलब कि प्रतिकर्षित करेगा या विकर्षित करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, इसको मिलाओ, रेखा को मिलाओ, ध्यान देना। तो ये आवेश इधर भागेगा और ये आवेश Q1 आवेश इस बिंदु से इधर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं
कि बल कहाँ पे लग रहा है, आवेश 2 पर, किसके कारण लग रहा है। सदिश के रूप में मैंने बताया, माना कि Q1 Q2 दो बिंदु आवेश है, जिसका मूल बिंदु से सदिश स्थिति कितनी है, R1 और R2। अब देखिए F1 Q1 पर बल आवेश Q2 के कारण, Q2 पर बल आवेश Q1 के कारण, F21 मैंने आपको बताया, क्लियर है क्या। और आपको मैं ये भी बताया कि Q1 और Q2 के बीच मिलाने वाली रेखा ये वाला है जी। अब ये वाला जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ प्लस वाला चार्ज लिए, यहाँ पे भी प्लस वाला चार्ज लिए, तो दोनों एक दूसरे से विकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए ये वाला बल का दिशा उधर दिखाएगा, Q1 उधर भागेगा और Q2 इधर भागेगा। लेकिन जो भी भागेगा, एक आवेश भागेगा, जो भी भागेगा वो दूसरे आवेश के कारण भागेगा। बात क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, ध्यान देना यहाँ पे कि इसको हम लोग किस किस तरह से समझ सकते हैं, ध्यान दें। अब यहाँ पे देखो, जैसे दिमाग लगाओ यहाँ पे, इसी चीज को अगर आप इसको यहाँ से भी पढ़ने की कोशिश करें या फिगर में एक फिगर बनाओ, तो देखो अगर दो समान आवेश मतलब समान प्लस प्लस या माइनस, हाँ प्लस हो या माइनस हो, तो दोनों की कंडीशंस में देखो कि कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर है। ये Q1 और ये क्या है, Q2। अगर ये प्लस वाला हो और ये आपको क्या हो, माइनस वाला, तो ये दूसरे से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, F12, इसको दिखाएंगे F21। अगर मान लो कि ये आवेश Q1 प्लस वाला हो और Q2 प्लस वाला हो, तो ये वाला इधर भागेगा और ये वाला इधर जाएगा, तो ये कितना होगा, F21 और ये होगा F1। ध्यान देना, 1 पहले जिस फोर्स की बात कर रहे हैं, जिस आवेश के सामने बात कर रहे हैं, तो उस आवेश को पहले लिखते 1। मेरा बात समझ में आ गया। अब देखिए कि ये दोनों आपस में इस तरह से भाग रहा है, तो इसी को हम लोग लिखते हैं, अगर ये माइनस वाला रहे, माइनस वाला भी रहे, प्लस रहे, तब पर भी ये वाला दिखाएंगे। लेकिन एक प्लस और माइनस वाला रहेगा तो ये वाला आप दिखाएंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है, इसी में लिखा जाता है कि Q1 गुना Q2, Q1 गुना Q2 अगर ग्रेटर देन 0 रहे, बड़ा साइन 0 से बड़ा, तो समझो कि वो दो आवेश की जो बात कर रहे हैं वो सजातीय आवेश की बात कर रहे हैं। सजातीय आवेश मतलब समान आवेश की बात कर रहे हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है। अगर आपको लिखा हुआ हो Q1 Q2 लेस देन 0, तो समझना ये आकर्षण की बात कर रहा है, एक प्लस और एक माइनस, मतलब ये विजातीय आवेश और ये सजातीय आवेश की बात कर रहे हैं। मेरा बात समझ में आया। तो इस तरह से देखोगे किताब में लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन में Q1 Q2 लेस देन 0, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 बड़ा है 0 से, Q1 Q2 छोटा है 0 से। तो उस तरह से दिखाओगे, आकर्षण और विकर्षण का भी पता चलता है। क्लियर हो गया। क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, F21 या F12, तो हम F21 निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अब बल की मात्रा F21, तो सदिश के रूप में, इसलिए हम यहाँ पे क्या सिंबल दे रहे हैं, वेक्टर का सिंबल। यहाँ पे वेक्टर का सिंबल देंगे, कोई दिक्कत इसमें, वेक्टर का सिंबल देंगे। सदिश राशि का सिंबल पता होना चाहिए, तो सिंबल पता हो गया। अब देखो फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R²। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ध्यान देना। तो ये देखिए हम लोग ये बल निकाल रहे हैं, तो वेक्टर के रूप में जब क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा, ध्यान देना, ये बल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये वाला सदिश स्थिति जो R1 है ऐसे जाएगा, और फिर ये वेक्टर ऐसे बनेगा। देख रहा है, क्लियर हो गया। तो अगर हम ये वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करें, तो यहाँ पे देखो अगर ये वाला वैल्यू निकालेंगे तो R1 और ये वाला ऐड होगा, तो हम लोग इसको ये वाला निकाल ले रहे हैं, तो लिखेंगे R21 बराबर R2 माइनस क्या लिखोगे, R1।
क्यों R2 माइनस R1 लिखेंगे? क्योंकि आपको पता है कि R2 मेरा जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? रिजल्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं परिणामी सदिश। परिणामी सदिश है। क्यों? क्योंकि ये देखो टेल हेड, टेल हेड और टेल और हेड, तो हेड हेड मैच कर गया, इसलिए ये परिणामी हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे देख लो, R2 बराबर होगा R1 और ये वाला देखो, अगर मान लो कि ये बिंदु A और ये बिंदु B है तो ये होगा प्लस AB वेक्टर। ध्यान देना, ऐसे होगा। क्लियर है? अब AB निकालो, वेक्टर AB जब निकालोगे तो होगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। कोई दिक्कत है? तो इस तरह से इसको समझेंगे। तो ये वाला वैल्यू जो है डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? ध्यान देना, ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिखा जाएगा R21 वेक्टर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। मेरा बात समझ में आया? और ये जब स्क्वायर होगा तब इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ ले बात? ये मैग्नीट्यूड रहता है इसको, या इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखो। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेगा R21 और यहाँ पे क्या होगा? यूनिट। ये दिशा दिखला रहा है, दिशा ये दिखला रहा है कि बल जो है Q2 पर लग रहा है। किसके कारण लग रहा है? Q1 के कारण से, और रेखा जो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य कर रहा है, इसलिए इसको आप वेक्टर के रूप में इस तरह से मैग्नीट्यूड ही लिखो। ये क्लियर हो? अब देखो एक चीज और, इसी को अगर हम यूनिट वेक्टर में चेंज करेंगे, यूनिट वेक्टर को वेक्टर के फॉर्म में चेंज करेंगे Q1 Q2, तो बाई में हो जाएगा R21। ध्यान देना है, ये और ये वाला जो था स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है R21। ध्यान देना यहाँ, और मैग्नीट्यूड R21 वेक्टर। ऐसे कहां से आपको पढ़ाया गया होगा? यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर हो गया? तो उसी तरह से यहाँ पे लिखें तो अब ये फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/4πε0 गुना Q1 Q2 बाय में ये हो जाएगा R21 का ऑल क्यूब, और ये जो हो जाएगा डायरेक्टली R21 का वेक्टर। तो ये रिजल्ट आपकी आ गई। किसी को दिक्कत नहीं? प्रॉब्लम समझ में आया ये कि कैसे कैसे सॉल्व होगा? तो R21 का यहाँ पे क्यूब है, तो मत समझना कि कूलम्ब के नियम में 2 होता था, यहाँ कैसे आ गया? आया इसलिए क्योंकि आप पढ़ रहे हैं कूलम्ब का नियम सदिश के रूप में, और वहां पे डायरेक्ट लिखते थे, वहां पे डायरेक्ट परिमाण की बात करते थे। समझ रहे बात को? डायरेक्ट, इसलिए कोई दिशा उशा से वहां पे कोई मतलब नहीं था, और ये दिशा के बात कर रहे हैं। तो अगर आपको लिखने के लिए आए कि कूलम्ब का नियम सदिश के रूप में लिखें, तो अभी जो मैंने बताया वो लिखें। परिभाषा के बाद डायरेक्ट ये वाला लिखना। दिक्कत है क्या? लिख लो, ध्यान दो। इसी प्रकार अभी आपने देखा कि आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल, उसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल। तो ये चीज वही होगा, एक ही चीज 1/4π। अब यहाँ Q1 Q2 वही रहेगा। अब यहाँ पे देखो कि कौन सा मैग्नीट्यूड ले, तो अब यहाँ पे होगा एक ही चीज, याद रखो 1 2, यहाँ पे भी 1 2, और यहाँ पे ये हुआ 1 2 कैसे, उसको मैं अभी बताता हूँ। और यहाँ पे क्या होगा? यूनिट वेक्टर जो दिशा को दिखाने के लिए 1 2। बात समझ में आ रहा है कि 1 की ओर जा रहा है, 2 की तरफ से। देखो कैसे हम इस बल की बात कर रहे हैं, तो इसका दिशा इधर बता रहा है, और इसका एक दिशा इधर बता रहा है, इसका दिशा इधर। तो अब हम लोग सीधा चलेंगे, देखो R2 की लाइन से चलेंगे और B से ये की ओर चलेंगे। बात समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे R12 लिखा है। एक चीज और यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखो इसी को अब हम लोग कैसे लिखेंगे? 1/4π Q1 Q2 बाई में R1 R2। अभी मैंने आपको बताया स्क्वायर, इसी
इसको आप R1 चेंज का करोगे 1 2 R1 वेक्टर के फॉर्म में, इसको चेंज करो यूनिट वेक्टर से चेंज करके डायरेक्ट वेक्टर में R1 R2 1 2 का मोड हो गया। जी। अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे 1/4 ये Q1 Q2। अच्छा, एक और फॉर्म में आप लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो देखो R21, ध्यान देना, R21 का मान कितना था, R2 माइनस क्या लिखेंगे R1। इसी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्ट AB, ध्यान दो। अब इसी को ध्यान देना कि अगर मैं लिखता हूं R1 1 2, क्या लिखना है 1 1 2, तो इसको क्या लिखेंगे, ध्यान दो, तो इसको लिखेंगे आप वेक्टर, यहाँ पे 2 1 था तो यहाँ पे 1 माइनस क्या आ जाएगा R2 हो रहा है कि नहीं, R1 से माइनस हो रहा है R2, यहाँ पे R2 से माइनस हो रहा था R1। और डिपेंड करता है कि आप किस दिशा में जा रहे हो, कौन सा त्रिभुज के नियम जो हम लोग यूज कर रहे थे, सदिश के त्रिभुज का नियम का योग की बात कर रहे थे, तो कौन सा ले रहे हैं उस पर आपको ये निर्भर करेगा कि R माइनस होगा या R2 पे R1 माइनस होगा या R1 से R2 माइनस होगा, ये चीज मैं लिखा है। अब देखिए R21 या R12 में आप R1 माइनस R2 भी लिख सकते हैं। तो अगर मान लो कि कभी आपके किताब में ये भी मिले तो आप गलत आप ना समझिए, मेरा बात समझ में आ रहा है, कभी ऐसा भी मिल सकता है जी, मेरा बात समझ में आया जी। ऐसा भी मिलेगा तो आप इसको गलत समझना नहीं है। क्यों हुआ मैंने अभी आपको बताया, दिक्कत है क्या, इसी को कूलाम का नियम को सदिश के रूप में हो गया, कोई दिक्कत इसमें, चलो।